नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं देश दिन भर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, पीएसएलवी रॉकेट का लॉन्च हो रहा है। उससे पहले आपको बता दें, नागपुर में दूध का टैंकर लेकर निकलते हुए कुछ लोग सड़क पर दूध गिराने शुरू हो गए। वहीं किसानों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, जिसका असर पूरे राज्य में देखने को मिला। ऐसे में विरोध की तस्वीर नागपुर से भी सामने आई, जहां दूध का टैंकर लेकर निकले किसानों ने सड़क पर ही दूध गिराना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे किसानों ने सब्जियां भी सड़क पर बिखेर दी। किसानों के गुस्से की वजह से यहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में किसानों ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका। यहां किसानों ने पहले डफली बजाते हुए मार्च किया और फिर पुतला दहन किया। इस दौरान कई किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी की। तो किसानों की ओर से बुलाए गए महाराष्ट्र बंद का असर पुणे में भी देखने को मिला, जहां बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। इस बीच किसानों ने मुंबई आगरा हाईवे को भी रोक दिया और सड़क पर सब्जियां बिखेर कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यहां करीब 150 किसानों को हिरासत में लिया गया। किसानों का प्रदर्शन अहमदनगर और औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र में जारी रहा। वहीं किसानों के बंद के समर्थन में कई संगठन भी खुलकर उतरे। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी शिवसेना ने भी किसानों का समर्थन किया, जिसकी तस्वीर औरंगाबाद से सामने आई, जहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में मार्च किया और नारेबाजी की। तो मुंबई के डिब्बा वाले भी किसानों के समर्थन में खड़े हो गए। डिब्बा वालों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर काम किया और किसानों के महाराष्ट्र बंद को समर्थन दिया। साथ ही सरकार से किसानों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की। इस बीच महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष के हमले भी जारी रहे। इसके लिए कांग्रेस से मोर्चा संभाला आनंद शर्मा ने, जिन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। हमने एमएसपी दुगनी करी। आज ये सरकार, प्रधानमंत्री के मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसान का क्या हाल होगा। सरकार पर हमला बोलने में शिवसेना भी पीछे नहीं रही। शिवसेना पहले भी विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर फडणवीस सरकार को घेरती रही है। चुनाव से पहले ये सब उनसे वायदे किए थे और उनसे वोट मांगे। अगर आज हम सत्ता पे आए तो क्या हम हमारे वायदे भूल जाएंगे? नहीं, हम किसानों के साथ रहेंगे। लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन और विरोध का असर अब महाराष्ट्र की मंडियों में भी दिखने लगा है। सब्जियों की कीमत 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, मंडियों में सब्जियों की आपूर्ति भी काफी घट गई है, जिससे आम जनता को खासी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। मुंबई की मंडी में सब्जियों की कीमत का हाल कुछ यूं है कि हड़ताल के पहले मुंबई में टमाटर 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, जो अभी 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाली गोभी 60 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाली धनिया 80 रुपए प्रति किलो, 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा पुदीना 80 रुपए प्रति किलो और 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाली शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। आगे चल के बहुत तकलीफ होगा, पब्लिक को भी बहुत तकलीफ होगा, हमारे को भी बहुत तकलीफ होगा। लाने के लिए हमको बहुत दिक्कत होती है। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के एक ग्रुप के साथ बैठक की थी, जिसके बाद हड़ताल खत्म होने की उम्मीद जग गई थी। लेकिन रविवार को बात अचानक बिगड़ गई और किसानों ने महाराष्ट्र बंद बुला लिया। आंदोलन कर रहे किसान पुणे के करीब पुणताबा रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर उतर गए और ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को पटरी से हटाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ के जवान भारत माता की जय के जयकारे लगाते दिखे। बांदीपोरा के सुब्बल इलाके में सीआरपीएफ ने फिदायीन हमले को नाकाम कर दिया और 4 आतंकियों को मार गिराया। और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के बाद सीआरपीएफ की 45 बटालियन के जवान जोश से लबरेज नजर आए और नारेबाजी करने लगे। आतंकियों से मोर्चा लेने वाले जवानों के मुताबिक 4 आतंकी सुबह तकरीबन 3:45 बजे कैंप में घुसने की फिराक में थे, लेकिन पहले से चौकन्ना संतरी उन पर नजर पड़ गई। घुसने का उसका मकसद था, मैंने इसलिए वो फायर नहीं किया। पहले वो घुसने की कोशिश किया, लेकिन उसका नज़र मेरा नज़र पड़ गया उसके ऊपर। मैंने फायर शुरू कर दिया उसको। दोनों तरफ से फिर फायर शुरू हो गया सर। उसके बाद सर हमारा 1 नंबर मोर्चा भी सपोर्ट किया।
कैंप के बाहर आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू होते ही दूसरे जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और करीब 1 घंटे के एनकाउंटर के बाद चारों आतंकियों को ढेर कर दिया। यहाँ पे ही चारों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी निशान पड़े हैं कि एक ही जगह पे 4 मिलिटेंटों ने अंदर आने की शायद कोशिश की थी और इस बीच यहाँ जो अमला तैनात था उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल, 12 ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों का मकसद उरी हमले की तरह कैंप में घुसकर तबाही मचाना था। जानकारी के मुताबिक मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं। हमले के पीछे लश्कर का हाथ हो सकता है। आतंकियों की पूरी कोशिश थी कि वो कैंप में दाखिल हो जाएं। आतंकी अपने साथ बोतलों में पेट्रोल भरकर भी लेकर आए थे। इस बार भी आतंकियों ने कैंप में घुसने के लिए सुबह 3 से 4 बजे का वक्त चुना। यही वो वक्त होता है जब कैंप में संतरियों की अदला बदली होती है। लेकिन पहले के हमलों से सबक लेते हुए कैंप के सुरक्षा में लगे जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे और आतंकियों की भनक लगते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का भी पूरा साथ मिला। हथियारों और ग्रेनेड से फिदाइंस ने हमला किया। हमारे संतरियों ने तुरंत जो है वो उसका जवाब दिया, प्रभावी कार्रवाई करी और 4 फिदाइनों को मार गिराने में सफलता हासिल की और साथ ही साथ कैंप को और अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित रखा। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के जवानों ने फिदाइन हमले की कोशिश को नाकाम किया वो काबिले तारीफ है। 7 ग्रेनेड फेंकने के बाद भी किसी का भी जख्मी तक ना होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय सेना अभी पूरी मुतहद है, हमेशा तैयार है इनको ख़त्म करने के लिए। 2 साल के भीतर सीआरपीएफ को निशाना बनाकर ये दूसरा फिदाइन हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि दोनों ही बार नाकाम कर दी गई है ये कोशिश। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सड़क पर कुछ पुलिस वाले सफेद चादर लेकर खड़े हो गए। नेशनल हाईवे पर एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 24 लोग जिंदा जलकर मर गए और इस हादसे के बाद मंजर इतना विचलित कर देने वाला था कि मौके पर पहुंचे पुलिस वाले हादसे की जगह को छुपाने के लिए चादर लेकर खड़े हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रक की टक्कर से बस का डीजल टैंक फट गया, जिसके बाद बस में आग गोले में बदल गई बस और आग की चपेट में आने से ट्रक भी जल गया। रोडवेज की बस जो दिल्ली से गोंडा जा रही थी उसमें और एक ट्रक में टक्कर हुई है जिससे बस की टैंक फट गई और ट्रक और बस दोनों में आग लग गई। हादसे का शिकार हुई यूपी रोडवेज की बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी। देर रात हुए हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री नींद में थे और ट्रक की टक्कर के तुरंत बाद ही बस में भीषण आग लग गई। जब लोगों की नींद टूटी तो वो आग में घिरे हुए थे और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और इसका नतीजा ये हुआ कि 20 से ज्यादा लोगों की आग में जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जो यात्री किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सो रहे थे साहब, घटना होने के बाद तुरंत जान बचा के बाएं तरफ खिड़की से बाएं तरफ जान बचा के भागे, तुरंत आग लग गई साहब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को बरेली जाने के निर्देश दिए। वहीं पीएमओ ने भी बरेली हादसे पर संवेदनाएं जाहिर की। पीएमओ ने मृतकों के रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। यूपी के परिवहन विभाग ने भी बरेली हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। तो भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 लॉन्च होने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे लाइव। GSLV Mark 3 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट अपने साथ संचार उपग्रह GSAT-19 को लेकर गया है। तो सीधे आपको लॉन्चिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
क्या क्या अहम बातें हैं इस लॉन्चिंग के दरमियान वो भी आपको हम बता देते हैं। खासियतें क्या हैं, इसमें देश में ही इसे बनाया गया है और ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा है, जिसकी मदद से ये रॉकेट भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। तो GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए इसरो एक नया इतिहास रच रहा है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी गवाह आप भी बन रहे हैं। 640 टन वजनी ये रॉकेट इसरो का अब तक का सबसे वजनी रॉकेट है। गौहर रजा हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। गौहर रजा जी, इस ऐतिहासिक पल पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? तो नया जो इंजन है, जो मार्क 3 जिसको हम कह रहे हैं, मार्क 2 हम लॉन्च कर चुके हैं पहले। ये एक बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है और ये शुरुआत होगी आने वाले वक्तों में इंसान को इसरो की तरफ से अंतरिक्ष तक ले जाने की। इसलिए ये आप सही कह रही हैं कि ऐतिहासिक होगा, और ऐतिहासिक होने की और कई वजह हैं। एक वजह ये भी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत कम देशों के पास है। हमें बहुत जमाने तक दी नहीं गई ये टेक्नोलॉजी, इसको रोक के रखा गया। इसलिए हम इसमें पीछे रहे अभी तक, क्योंकि दूसरे देशों से, खासतौर से जो सोवियत यूनियन से हमें टेक्नोलॉजी मिलनी थी, उसके ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे अंकुश लगाए थे। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी है कि हमने खुद मास्टरी कर ली है अब क्रायोजेनिक इंजन में। क्रायोजेनिक इंजन समझने के लिए मैं बस इतना ही कह पाऊंगा कि ये बिल्कुल फर्क होता है बाकी इंजन से। जो हम सॉलिड फ्यूल इंजन होते हैं उस पे हमारी मास्टरी है बिल्कुल जी। वो उसको हम वर्क हॉर्स कहते हैं, यानी ऐसा घोड़ा जिस पे हमें पूरा यकीन है, उससे काम लिया जा सकता है, जो PSLV में हम इस्तेमाल करते हैं। हमने लिक्विड प्रोपल्शन में भी मास्टरी हासिल की है, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे की है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा ठंडा करके हमें ईंधन को रखना पड़ता है। ज्यादातर ये ईंधन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, और ये इतने कम टेम्परेचर के ऊपर रखे जाते हैं कि उसको इमेजिन करना आम आदमी के लिए, उतने कम टेम्परेचर को इमेजिन करना जरा मुश्किल काम होता है। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है, यानी ठंडा रखना जो है, और फिर वो उस ठंडी गैसेस को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल करना, उनको लेके जाना, उनको ब्लास्ट करना और फिर उसको ऊपर। लेकिन इससे थ्रस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, एक ऐसा थ्रस्ट मिलता है जो बाकी फ्यूल के तरीकों से या बाकी रॉकेट इंजन से नहीं मिलता है। गौर जी, एक टिप्पणी में चाहूंगी आप इस बात पर भी करें। तमाम आप बातें बता रहे हैं, सबसे ज्यादा वजनी इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं भी इसमें मुहैया कराने की ताकत है। और साथ ही जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी गौर जी, वो बात यह है कि इस रॉकेट को बनाने में 160 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है, जो दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले आधी है। बहुत कम होती है। वो तो हम लगातार करते रहे हैं, उसके लिए तो अब दुनिया ये मानती है कि हिंदुस्तान में सबसे कम कीमत के रॉकेट्स बनाए जा सकते हैं, और इसीलिए ये जो मार्केट है इसमें हमारी प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, तो दुनिया को हमारे ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि कम पैसे में और बिल्कुल सही तरीके से सही जगह के ऊपर हम उनके पेलोड्स को पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं उसी बात पे आ रहा था कि जब हम क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक नए आयाम का शुरुआत करते हैं, एक नई स्टेज की शुरुआत करते हैं। वो इसलिए कि हम नई तरह के सैटेलाइट्स या पेलोड्स भेज सकते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो भारी सैटेलाइट्स होते हैं, और अगर उनको हल्का बनाए तो उनकी क्षमता कम हो जाती है बहुत। तो ये भारी सैटेलाइट्स को भेजने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये रॉकेट, वो ऐसी दौर की शुरुआत करेगा कि हमारे जो सैटेलाइट्स अब जाएंगे वो कहीं बड़े सैटेलाइट्स होंगे, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा होगी। यानी हमारे देश के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि ये नए दौर की इस मानों में शुरुआत होगी कि हम अपने ऊपर ही निर्भर करेंगे सारे कम्युनिकेशन के लिए।
कम्युनिकेशन की चैनल्स, डेटा ट्रांसफर, ये सारी चीजें कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर हो पाएंगी जब हम इन बड़े सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करें। गौर जी, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दूं और बता दूं, भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 लॉन्च हो गया है। GSLV Mark 3 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है और ये रॉकेट अपने साथ संचार उपग्रह GSAT-19 को लेकर गया है। इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है, जिसलिए आज भारत ने इतिहास रचा है, उसमें मैं आपको बता दूं, ये बहुत ताकतवर है। क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा है, जिसकी मदद से ये रॉकेट भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। देवगन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीवी देवगन साहब। देवगन साहब, अभी हम गौर साहब से बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारी भारत की जो आने वाली पीढ़ी है वो ये जानेगी कि अंतरिक्ष विज्ञान में आज का ये कदम ऐतिहासिक है और इससे बहुत सारे नए आयामों को मौका मिलेगा। हैवी जो सैटेलाइट्स होते हैं, जिनको हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालते हैं, जो 37,000 किलोमीटर के ऊपर होते हैं, वहां पर पहुंचाने के लिए हमारा जो ये सक्सेसफुल अगर हुआ है तो ये अपने आप में एक ये इतिहास रचेगा, क्योंकि हम लोग उसके बाद जो है जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, हम अपने बल पर, अपने बलबूते पर ही हम इसको सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और हमें किसी विदेशी जो है सैटेलाइट लॉन्चर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय के लिए। अभी तक हम लोग PSLV यूज कर रहे थे। PSLV सिर्फ 1400 या 1500 किलोग्राम का सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाल सकता था, लेकिन ये जो लॉन्चर है ये करीब 4 टन, जिसको हम लोग 4000 किलो बोलते हैं, उतने बड़े सैटेलाइट को, ये बड़े वाले सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में डालेगा और हमारे लिए एक तरह से सेल्फ रिलायंट हम लोग हो जाएंगे। सीबी देवगन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गौर जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ इस रॉकेट को बनाने में एक बार फिर से आपको बता दें, जो लागत आई है 160 करोड़ से ज्यादा की लागत, वो दुनिया की जो बाकी स्पेस एजेंसियां उसके मुकाबले आधी है। इसी जानकारी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए देश दिन भर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 लड़कियों समेत 20 लोग थाने में नजर आए। आरोप है कि ये लोग स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के धंधे से जुड़े थे। इसीलिए इंदौर में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और 2 अलग अलग इलाकों से कुछ 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 लड़कियां समेत 8 लोग ग्रीन आयुर्वेद स्पा से जुड़े हुए हैं। इन पर स्पा सेंटर के अंदर देह व्यापार का धंधा करने का इल्जाम है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, कुछ जगह इमोरल ट्रैफिकिंग हो रही है। इस सूचना पर से कार्रवाई की गई है। रंगे हाथ कुछ लोग पकड़े गए हैं। दोनों जगह जो युवतियां और युवक हैं उनको पकड़ा गया है और इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के ही एक और इलाके में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और 3 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ भी सेक्स रैकेट चलाने का इल्जाम लगा है। आरोप है कि व्हाट्सएप के जरिए लोग अपने ग्राहकों से संपर्क में रहते थे। यूपी में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक यात्री हथौड़े से ट्रेन का शीशा तोड़ने लगा। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में एसी नहीं चलने पर यात्रियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और इस दौरान एक यात्री गर्मी से राहत पाने के लिए ट्रेन की खिड़की का शीशा ही तोड़ने लगा। तो वहीं डिब्बे में मौजूद बच्चों का भी गर्मी से बुरा हाल हो गया। यात्रियों का आरोप है कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस जब दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई तो मुरादाबाद तक एसी नहीं चला, जिसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। योगी सरकार पे कंप्लेंट करेंगे तो उन्होंने बोला बुलाओ जो योगी है उसको बुलाओ। बहुत परेशानी हो रही है हमको, गर्मी दवा इतना खाते हैं कि बेचैनी हो रही है। बच्चे देखो कितने परेशान हो रही है, कहाँ जाए क्या करे, और जाना है मुजफ्फरपुर। हंगामा कर रहे यात्रियों को रेलवे पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन यात्री नहीं रुके। बाद में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को यह आश्वासन देकर शांत कराया कि बरेली में एसी ठीक कराया जाएगा। इसके बाद ही ट्रेन को मुरादाबाद से आगे रवाना किया गया। जयपुर में कुछ लोग एक घोड़े को कार से बांधकर निकालने की कोशिश करने लगे। जैकब रोड पर एक बेकाबू घोड़ा कार का शीशा तोड़ते हुए उसके अंदर घुस गया। क्योंकि गर्मी से बेहाल ये घोड़ा बेकाबू हो गया था और इस दौरान वो सड़क पर जा रही एक कार के बोनट पर चढ़ा और आगे का शीशा तोड़कर कार के अंदर घुस गया। घोड़े की इस अजीबोगरीब हरकत से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद घोड़े को कार से निकाला गया। इस हादसे में कार के ड्राइवर को चोट आ गई।
पीएम मोदी ने जीएसटी की तैयारियों को लेकर बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जीएसटी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मोदी सरकार के 3 साल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक अगले साल से सीबीएसई से जुड़े सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पंचकुला जमीन मामले में पूछताछ की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात की। बैठक में सिख, जैन समेत अन्य समुदाय के नेता शामिल थे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लखनऊ में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने जल संरक्षण, पेड़ लगाने पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से चुराई गई 900 साल पुरानी दुर्लभ मूर्ति बरामद की है। मूर्ति के साथ एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर से मंजीत महल गैंग के 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल हनी ट्रैप के लिए किया जाता था। दिल्ली के नरेला में वैगनार कार में अचानक आग लग गई। समय रहते कार चालक बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। मुंबई में एक शख्स कार की छत पर खड़े होकर नाचने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार के बाद लोग रात में सड़कों पर जश्न मना रहे थे और जैसे ही बर्मिंघम में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी तो भारत में सड़कों पर जश्न मनाया जाने लगा। मुंबई में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले और नाचने गाने लगे। इस दौरान लोग तिरंगा झंडा लेकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। ना कभी हारेगी और ना कभी पाकिस्तान को जीतने देगी। पाकिस्तान से जीत गए मतलब हम लोग जो चैंपियन ट्रॉफी है वो जीत गए। ऐसा ही नजारा गुजरात के सूरत में भी दिखा। यहाँ भी लोग टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते सड़कों पर नजर आए। देर रात लोग सड़कों पर डांस कर रहे थे। जब बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर जुटने लगे तो पुलिस ने लोगों को उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठी लेकर लोगों को दौड़ा दिया। मीडिया कंपनी एनडीटीवी के सह संस्थापक प्रणव रॉय के घर सीबीआई ने छापेमारी की। एक निजी बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली, मसूरी, देहरादून सहित 4 जगहों पर छापा मारा। इन लोगों पर आईसीआईसीआई बैंक को कथित तौर पर 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई ने प्रणय रॉय, राधिका रॉय, एक प्राइवेट कंपनी और अन्य के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। छापे के बाद एनडीटीवी ने कहा है कि सीबीआई पुराने आरोपों के जरिए एनडीटीवी और इसके प्रमोटर को परेशान कर रही है। सीबीआई वाले पर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। 7 लोग थे, उन्होंने पूरा जांच पूरा देखा वाला, उन्होंने कुछ भी वहाँ पे नहीं था, सब सही था। इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मरीजों के लिए लगाए गए कूलर सीएम योगी के जाने के बाद ही हटा लिए गए। रविवार को मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई। अपनी खामियों को छिपाने के लिए अस्पताल ने टेंट हाउस से कूलर किराए पर लिए और सीएम के आने से पहले अस्पताल के वार्ड में लगा दिए। कर्मचारियों ने कूलर से टेंट हाउस का नाम और स्टिकर भी हटा दिया और उस जगह पर अपना स्टिकर चिपका दिया ताकि किसी को शक न हो। रविवार को निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी जैसे ही अस्पताल से निकले, वहां से कूलर भी हटा दिए गए। अस्पताल प्रशासन ने सीएम के निरीक्षण के दौरान मीडिया के जाने पर भी रोक लगा दी थी। कूलर लगने से इसके पहले तो बहुत गर्मी थी, उनके आने से जो है कूलर की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे थोड़ा रिलैक्स हो गया है। ऐसा ही लग रहा है कि उन्हीं के आने से हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एसपी कार्यालय के बाहर कुछ महिलाओं ने एक युवक को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि युवक के साथ महिलाओं की पुरानी रंजिश चल रही थी। ये सभी लोग उसी मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट आए थे, लेकिन वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और बात मारपीट तक जा पहुंची। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर युवक को छुड़ाया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा बसों में आगे निकलने की होड़ में हुआ है। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इस दौरान 3 बसों को आग के हवाले कर दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बस की रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग की। घटना है वो तो बस का इतना जोर से चला रहा है, वो आदमी के लिए तुमको भी मार देगा। वो लोगों में गुस्सा आया, डेट कर दिया, 2 आदमी डेट करा, इसलिए गुस्सा में आया। रोज ऐसा ही चलाता है, बाजार के अंदर में भी ओवरटेक करके चलाता है। वो आदमी मरने से क्या है, उन लोग का उससे कुछ प्रॉब्लम, उनको पैसेंजर चाहिए।